नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के बारे में आज एक नया विषय वस्तु हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। उसके पहले हम आपको सूचित कर दें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, समाधान चाहते हैं, विवाह के लिए कुंडली मिलान चाहते हैं या किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रह दशाओं से संबंधित पूजा पाठ जप आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7800771770 पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क आदि का विवरण आपको कॉल पर या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के द्वारा बनने वाले राजयोग के बारे में। जो चीज़ राहु के ऊपर अप्लीकेबल होगा वो केतु के ऊपर भी हो जाएगा। तो राहु के राजयोग कैसे बनते हैं कुंडली में, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राहु जो है वह पृथ्वी और वायु तत्व की राशियों में ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता है। पृथ्वी तत्व की राशियां मैंने सामने लिख दी हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। पृथ्वी पिछले वीडियो में हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप ऐसे आ पा वा जा अपवज नाम से याद कर लीजिए और ऐसे राशियों को रखते हुए जाना है 1 2 3। तो ये जो 1 5 9 राशियां होती हैं, मेष, सिंह और धनु अग्नि, और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल। अग्नि और जल में राहु को एडवांटेज नहीं मिलता है। पृथ्वी और वायु तत्व यानी कि आसान भाषा में कहें कि अगर राहु बुध, शुक्र और शनि के घरों में होता है, बुध, शुक्र और शनि के घरों में होता है तो उसे एडवांटेज मिलता है, वह ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जबकि अन्य राशियों में होने पर वह परेशानियां पैदा करने लगता है। तो यहाँ पे राहु के राजयोग में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि राहु का राजयोग लागू कैसे होता है। बिना किसी गुणा गणित के आप अपनी कुंडली में समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में लगन में यानी पहले भाव में, पंचम भाव में या फिर दसम भाव में, लग्न पंचम या दसम में राहु वायु या पृथ्वी तत्व में होगा, यानी लगन में, पंचम में, दसम में 2 6 10 3 7 या 11 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो उसमें राजयोग देने की क्षमता आ जाएगी, वह राजयोग देने लायक हो जाएगा। अब राजयोग इसमें और वृद्धि कब होगी? देखिए, अगर राहु इन्हीं भावों में हो, लगन में, पंचम में, दसम में, पृथ्वी और वायु तत्व की राशि में हो, जिसके भी घर में हो, अगर वह ग्रह बलवान हो जाए तो राहु राजयोग देगा। मान लीजिए राहु कुंडली में यहाँ पर है, 3 नंबर की गिनती पर है पंचम भाव में, और ये 3 नंबर की गिनती वायु तत्व की राशि है। 3 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, यहाँ से आप देख के जान सकते हैं। 3 नंबर का स्वामी बुध है। अब अगर कुंडली में बुध बलवान होगा तो राहु राजयोग देगा। इसमें और भी प्रबलता कब आ जाएगी इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए, कुंडली में, लगन में, पंचम में और दसम में राहु हो और पृथ्वी वायु तत्व में हो और जिसके घर में बैठा है उसे ना देखता हो। जैसे यहाँ पर राहु बैठा, बुध के घर में है, अब बुध पर राहु की दृष्टि ना पड़े। राहु कहाँ कहाँ देखता है? जहाँ बैठेगा वहाँ से 5वां घर, 7वां घर और 9वें घर को देखेगा। तो जहाँ भी राहु इन राशियों में बैठा हो वहाँ से 5 7 9 गिनिए और देखिए क्या उस भाव का स्वामी वहाँ है। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ आया, अब राहु यहाँ पर है बुध के घर में और बुध यहाँ पर बैठ गया तो राहु बुध को देख लेगा, तब यह राजयोग प्रबल नहीं बनेगा। अच्छा परिणाम देगा, शुभ देगा, लेकिन राजयोग नहीं कह सकते। राजयोग का तात्पर्य आज के समय में क्या है कि व्यक्ति को जीवन में सारे सुख साधन मिलेंगे, मान सम्मान, धन की कमी नहीं, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब अच्छा मिलना ही आज के समय में राजयोग है। मतलब व्यक्ति सुखी रहेगा,
ऐश्वर्यवान रहेगा, महाधनी रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा, बुध यहाँ पे बैठ गया है, तो अब राहु की दृष्टि बुध पर नहीं है, यानी बुध इसकी दृष्टि से बचा, तो राहु ने राजयोग बनाया। अब मैं शॉर्ट में इस सूत्र को समझाता हूँ। राहु या केतु लगन में बैठे, पंचम में बैठे और दशम में बैठे। किन राशियों में बैठे? पृथ्वी और वायु तत्व की राशि में बैठे। जिसकी राशि में बैठा हो, जिसकी राशि में बैठा है उस ग्रह पे राहु या केतु की दृष्टि ना पड़े तो राजयोग बन जाता है। यह एक सूत्र हुआ। अगर जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह जितना अधिक बलवान होगा, राजयोग उतना ही प्रबल होगा। उम्मीद है यह पहला सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सूत्र क्या है कि राहु पंचम भाव में हो और आपकी कुंडली के जो दशम भाव का स्वामी हो उसके साथ हो। पहले तो आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी है। सबकी कुंडली में दशम भाव यही होगा। दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी है यहाँ से मिलाइए और उसके स्वामी को देख लीजिए। इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। अब राहु मंगल के साथ इसी पंचम भाव में बैठ जाएगा तो राजयोग बन जाएगा। अंगारक दोष भी बनेगा, तो अंगारक दोष का अपना अलग प्रभाव है जो सेहत पे डालेगा, मेंटल स्ट्रेस देगा। लेकिन राजयोग का तात्पर्य भौतिक सुख से हो जाता है, भौतिक उन्नति से होता है। तो अगर यहाँ पे दशम भाव के स्वामी के साथ राहु पंचम में बैठेगा तो राजयोग बनाएगा। दूसरा क्या है, अगर यही राहु दशम भाव में पांचवें घर के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी राजयोग बन जाएगा। यानी राहु पंचम भाव में दशम भाव के स्वामी के साथ हो या दशम भाव में जिसके 10वें घर में राहु लिखा हुआ है, तो आप देखिए राहु के साथ क्या पांचवें घर का स्वामी भी बैठा है। पांचवें घर में कौन सी गिनती लिखी है उसको यहाँ से टैली करा लीजिए, स्वामी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ राहु यहाँ बैठा, अब यहाँ पंचम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 3। 3 का स्वामी कौन होता है? बुध। अगर यही बुध यहाँ पर राहु के साथ दशम भाव में बैठ जाएगा तो राजयोग बनेगा और प्रबल राजयोग बनेगा। इसी प्रकार से राहु किसी के लगन में ही बैठा हो, पहले ही घर में बैठा हो और उसके साथ दशम भाव का स्वामी बैठ जाए। दशम भाव ये है, यहाँ देखिए कौन सी गिनती लिखी है। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है किसी कुंडली में, तो 7 का स्वामी शुक्र, यानी शुक्र के साथ लगन में बैठा हो। यहाँ 8 लिखा है तो 8 का स्वामी मंगल के साथ लगन में बैठा हो तो राजयोग बनाएगा। बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं जिसमें ये सारे योग रहते हैं। इन योगों में राहु के साथ चंद्रमा होता है, राहु के साथ सूर्य, मंगल, तो प्रथम दृष्टिया ग्रहण दोष, अंगारक दोष दिखता है तो उनका अपना प्रभाव होगा। लेकिन वे राजयोग बना रहे तो राजयोग का अपना प्रभाव होगा। इसीलिए बहुत सारी कुंडलियों में पता चलता है राहु के साथ मंगल है, राहु के साथ सूर्य है, फिर भी वह राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अपनी दशांतर दशा में जातक को धनी सुखी संपन्न कर देता है। तो ये उम्मीद है आपको ये 3 सूत्र समझ में आए। पंचम में दशम भाव के स्वामी के साथ हो, दशम में पंचम भाव के स्वामी के साथ हो, लगन में दशम भाव के स्वामी के साथ हो तो राजयोग बनाता है। राहु को एडवांटेज इन राशियों में मिलता है। अपने मित्र बुध, शुक्र और शनि की राशियों में होना राहु को अपने आप में ही अच्छा कर देता है। अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियों में राहु बुरा प्रभाव देता है, इसको भी जानेंगे। अब एक और सूत्र बताते हैं राहु के राजयोग को लेकर के। राहु कुंडली में, अगर आप किसी भी कुंडली में, ये जो लगन होता है, पंचम होता है और नवम भाव होता है। कौन कौन सा घर? पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। इसे क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। इसे त्रिकोण बोलते हैं। अब आपको नोट करना है कि आपके लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है। इस पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है उसको यहाँ से टैली करा लीजिए। यहाँ पर शनि है, लगन का स्वामी कौन सा हुआ? शनि। पंचम भाव में 3 नंबर है, 3 नंबर का स्वामी बुध। ऐसे आप अपनी कुंडली में मिला लीजिए। और नवम भाव का स्वामी 7 नंबर है, 7 का स्वामी शुक्र। यानी इस कुंडली में
त्रिकोण का स्वामी शनि, बुध और शुक्र है। यही आपको भी देखना है कि आपकी कुंडली में त्रिकोण का स्वामी कौन सा ग्रह है। इसके अलावा लगन देखना, केंद्र देखना है। जो ये पहला घर होता है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ बैठेगा या केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ बैठेगा तो राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा मैं पूरा समझा रहा हूँ। पहले तो आप त्रिकोण का निकाल लीजिए कौन कौन से स्वामी। अब केंद्र देखिए, केंद्र कौन कौन से घर होते हैं। एक तो पहला घर हो गया, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र स्थान होते हैं। ये पहला घर है, इसका स्वामी नोट करिए 11 नंबर, मतलब केंद्र में शनि। और चौथा घर 2 नंबर, 2 नंबर का स्वामी शुक्र। आप अपनी कुंडली के अनुसार देखेंगे कि चौथे घर में कौन सी गिनती लिखी है। तो यहाँ 2 नंबर लिखा है, चौथे घर का स्वामी कौन सा ग्रह हो गया, शुक्र हो गया। अब 7वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ पे सूर्य। कैसे मुझे पता चला यहाँ 7वें घर का स्वामी सूर्य है, क्योंकि ये जो 7वां घर है, सबकी कुंडली में 7वां घर यही होगा। जो 7वां घर है वहाँ 5 नंबर लिखा और 5 का स्वामी कौन होता है, सूर्य। इसी प्रकार से 10म भाव जो है, 10म भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 8। 8 का स्वामी कौन है, मंगल। यानी ये 4 ग्रह इस कुंडली में केंद्र के स्वामी हैं और ये क्या है, त्रिकोण है। अब सूत्र सुनिए और राजयोग देखिए कि है कि नहीं है। सूत्र है, अगर राहु त्रिकोण में, त्रिकोण मतलब लगन में, पंचम में और नवम में, अगर राहु लगन में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है और उसके साथ इस चारों केंद्र में से कोई एक स्वामी बैठा हो, यानी त्रिकोण में राहु केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो राजयोग हो जाएगा। मान लीजिए राहु नवम में बैठा हुआ है। अब ये राहु कहाँ बैठा है, नवम भाव त्रिकोण है और केंद्र के स्वामी कौन कौन से ग्रह आए थे, शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल। अब इन 4 ग्रहों में से किसी के साथ भी राहु लगन में होगा, पंचम में होगा, नवम में होगा तो राजयोग बन जाएगा। फिर इसी का विपरीत दूसरा सूत्र यह है कि राहु इन 4 घरों में हो, केंद्र में हो, पहले, चौथे, 7वें और 10वें में हो। राहु इन 4 घरों में कहीं भी हो और त्रिकोण जो आपने निकाला था 3 ग्रहों को, उन त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो तो राजयोग हो जाएगा। मान लीजिए राहु यहाँ पर है, अब राहु केंद्र में पड़ा तो त्रिकोण इन 3 घरों कौन कौन से ग्रह आए थे ये आप अपनी कुंडली के अनुसार देखेंगे। यहाँ पे शनि, बुध और शुक्र आया था, तो राहु यहाँ है, अब बुध भी यहीं हो गया, तो यह राजयोग बन गया क्योंकि बुध त्रिकोण का स्वामी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फिर से बताता हूँ कि अगर केंद्र में बैठा हो राहु त्रिकोण के स्वामियों के साथ तो राजयोग, और अगर राहु त्रिकोण में बैठा हो और केंद्र के स्वामी के साथ हो तो राजयोग। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब एक और चीज़ बताते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वह जिसके साथ में बैठेगा या जिसके घर में बैठेगा वैसा ही प्रभाव देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में राहु जिस राशि पर बैठा है उसका स्वामी कमज़ोर होगा, उस भाव का स्वामी कमज़ोर होगा तो राहु का रिजल्ट कमज़ोर हो जाएगा। और जिस भाव में राहु बैठा है उसका स्वामी अगर बलवान हो, उच्च हो, स्वागृही हो, डिग्री वाइज ठीक ठाक हो तो राहु बलवान रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट राहु देगा। यानी भाव स्वामी पर राहु और केतु की स्थिति निर्भर करती है। आज एक चीज़ और हम आपको बताएंगे। इसी कार्यक्रम में राजयोग चल रहा है तो अभी मेरे दिमाग में आया, मैं इसको भी बताता हूँ। मान लीजिए यहीं पर 4 नंबर है, यहाँ पर मंगल लिखा है और गुरु लिखा हुआ है, जिसको हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं। आपने सुना होगा जब कोई एक ग्रह नीच राशि में होता है और उसी के साथ कोई ग्रह उच्च में बैठ जाता है तो नीच भंग हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसी के संदर्भ में बहुत ही रोचक चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे मंगल 4 नंबर में नीच का हुआ, यहीं गुरु बैठा है उच्च का है, तो ये जो मंगल है ये नीचे है और गुरु कहाँ है, ऊपर है। तो इसका नीच भंग क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरु के पास एनर्जी ज़्यादा है
और गुरु अपनी उच्च लेवल पे है ना इसलिए, और मंगल नीच पर, तो गुरु इसके साथ ही बैठ के अपनी उच्च लेवल पर होने के नाते या अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र करेगा। दो व्यक्तियों को एक साथ बैठाइए, जो उच्च है एक और एक निम्न है, तो निम्न व्यक्ति उच्च के साथ बैठ के पावर में और वैभव में एक व्यक्ति नीचा है और एक व्यक्ति पावर में वैभव में ऊंचा है। तो जब नीचा व्यक्ति ऊंचे के साथ बैठने को पाएगा तो नीचा व्यक्ति कंफर्ट फील करेगा कि हाँ मेरा ज़्यादा पावर वाले व्यक्ति के साथ में संपर्क हुआ, तो ऊंचा वाला व्यक्ति उसकी मदद तो करेगा क्योंकि वो पावर में अधिक है, नीचे वाले की मदद कर देगा। लेकिन क्या नीचा वाला जो है वह ऊपर वाले की मदद कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला उससे ज़्यादा मजबूत है। तो यह याद रखिएगा कि कोई भी ग्रह जब उच्च का हो करके नीच ग्रह का नीच भंग करता है तो जो ग्रह नीच राशि में है वह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में। लेकिन जो उच्च हुआ है, जिसने नीच भंग किया है, उसका स्वयं का प्रभाव सामान्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर अब कोई इंतजार करे कि गुरु उच्च का है बहुत अच्छा देगा, नहीं, मंगल नीच का है वो अच्छा देगा क्योंकि गुरु ने अपनी ऊर्जा इसमें ट्रांसफ़र कर दी है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले एक रोचक कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।